एक बार, बस एक बार हाँ कर दो प्राची। कुछ ही घंटों की बात है, फिर सब वैसा का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि यह सब करने से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी। सुबह की बातें प्राची के कानों तक पहुँच रही थी, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुँच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें हिम्मत नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं सुबह, यह सब कुछ मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार जरा दिव्या की हाल के बारे में तो सोचो। तुम्हारा यह कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियाँ ले आएगा। प्राची ने सुबह की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन दिव्या के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन दिव्या की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राची को चुप देखकर शुभ निराश मन से वहाँ से चली गई। प्राची फिर से यादों की धुंध में खो गई। वह दिव्या से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले फंस गए थे और लिफ्ट अटक गई थी। प्राची को छोटी बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी, और वह लिफ्ट के रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी। तब दिव्या उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने दिव्या और प्राची को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला, और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। प्राची अक्सर दिव्या के घर भी आती जाती रहती थी, और दिव्या के माता पिता और उसकी बहन शुभ से भी उसकी अच्छी इसी बीच मौका पाकर एक दिन दिव्या ने अपनी मन की बात को कह दी, मैं प्राची के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी दिव्या की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज में भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दिव्या ने कहा, और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का सिलसिला कद तो महीनों तक चलता रहता, तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार एक दिन डॉक्टर ने कह दिया, आई एम सॉरी, इन्हें अमोशिया का कैंसर है और वह अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही प्राची और दिव्या के प्रेम का अंकुर फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। माँ, मैंने कई बार दिव्या और प्राची को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई यह तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगी, फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही प्राची के घर जाती हूँ, मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अंतिम लक्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगी, कहकर शुभ ने प्राची को फ़ोन किया कि उससे मिलना चाहती है। और आज जब प्राची ने शुभ के सामने यह प्रस्ताव रखा, तो प्राची
के जवाब ने शुभ को निराश ही किया था, परंतु शुभ ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं दिव्या की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियाँ जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शुभ अपने इरादे पर अडिग थी। घर आते ही दिव्या ने शुभ से पूछा, क्या हुआ? प्राची मान गई क्या? हाँ मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्रेम नहीं करती? शुभ की बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई, जो शुभ के इरादे को और मजबूत कर गई। शुभ ने दिव्या की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट पर पोस्ट कर दी और इस पोस्ट के यह अक्सर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की सजावट व ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसे शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे, बस एक ही खुश चिंता में डूबी थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ की ही कह दिया था कि प्राची और उसके घर वाले इस नाटक के विवाह के लिए राजी हैं। अब क्या होगा यह सोच कर शुभ बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर प्राची से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए, सोचकर शुभ फिर प्राची के घर पहुंची। बेटी, तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर प्राची को मनाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि दिव्या के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए पर मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है, प्राची की माँ ने शुभ को समझते हुए कहा। पर दिव्या, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता तो प्राची थोड़ा भी नहीं? शुभ बिफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। प्राची का दर्द भी दिव्या से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। दिव्या तो यह संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी, परंतु प्राची को तो इस दुख के सारी उम्र जीना है। उसकी हालत दिव्या से भी ज़्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही दिव्या की मृत्यु, वैद्य की छाप भी तो लग जाएगी प्राची पर। किस को समझाएंगे कि यह एक नाटक था? यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। प्राची की माँ ने शुभ को समझने की कोशिश की। उस दिन पहली बार शुभ को दिव्या से भी ज़्यादा प्राची पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके दिमाग ने एक हल निकाल ही लिया। वह बोली, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिव्या को कम दिखाई देने लगा। ऐसे में हम प्राची की जगह से मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को भी दुल्हन बना सकते हैं। दिव्या को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन प्राची नहीं बल्कि कोई और है। यदि आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइए। हाँ, है प्राची की एक सहेली ईशा, बिल्कुल प्राची जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाएगी, पर ध्यान रहे शादी की रस्में पूरी नहीं अदा करनी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए आंटी जी, सब वैसा जैसा फिल्मों में होता है, केवल दिखावा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो और दिव्या भी ऐसा हालत में नहीं है कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पंडाल में बैठ सके। धारण किए गए लड़की उतरी, हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। दिव्या बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई यह यकीन नहीं कर सकता कि यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही तो शुभ चाहती थी। अब दूल्हे फेरे लगेंगे।
लेंगे और फिर दुल्हन दूल्हे की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो शुभ और प्राची के माता पिता चौंकने हो गए। वे समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जी घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रस्में निभा ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्होंने दुल्हन, जो कि छोटा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, को अंदर चलने का इशारा किया। मैं नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि मैं रस्में ना निभाई जा सकें, दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा। तो शुभ के साथ साथ प्राची के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, प्राची ही थी। शायद जब ईशा को प्राची की जगह दुल्हन बनाने का फैसला पता चला होगा, तभी प्राची ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि चाहे नाटक में ही दिव्या की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसके दिल और मंजूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेटकर वह दिव्या की बढ़ती खुशियों में भागीदारी बन गई थी। उसे देखकर शुभ की आंखों से खुशी और दुख की मिश्रित आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर प्राची को गले से लगा लिया। यह देखकर दिव्या के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान पहले किसी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका कमज़ोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह वहीं मंडप में ही बेहोश हो गया। दिव्या को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दिव्या नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। प्राची का यह प्रेषित निर्णय और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इन एहसान को चुका ना पाए। प्राची के भावों को संभालने अब उनकी भागीदारी थी।